सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द आई ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैप्टर का टॉपिक 1 हमारे पास आता है इकोनॉमी। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। देखो, इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है किससे? अगेंस्ट मनी। अगर हम गुड्स और सर्विस को अगेंस्ट मनी किसी से एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। अब देखते हैं इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या होती है। इकोनॉमी इज द एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि जहां पर हम गुड्स एंड सर्विस को मनी के थ्रू एक्सचेंज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इकोनॉमी इज द एग्रीगेट, यानी कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को मिलाकर उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमी इज द एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री विद इन विच various type of goods and services are produced। गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, एंड कंज्यूम किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमी को हम कितनी टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं? 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्जरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या आता है? एग्रीकल्चर, यानी कि हम चीज़ों को उगाते हैं, लैंड से निकालते हैं। दूसरे में क्या आता है? सेकेंडरी, यानी कि मैन्युफैक्चर, हम उन्हें मैन्युफैक्चर करते हैं। और तीसरा क्या आता है? टर्जरी। टर्जरी के अंदर सर्विस, यानी कि हम उन चीज़ों को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर अगर हम कोई सर्विस देते हैं तो वो भी किसके अंदर आता है? टर्जरी के अंदर वो भी आता है। अब देखते हैं इस चैप्टर का टॉपिक 2, जो कि है फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे, यानी कि 15 अगस्त 1947 में हमारी इकोनॉमी की हालत क्या थी? सबसे पहला कॉलोनियल इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी क्या थी? कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होती है? एक ऐसी इकोनॉमी जो सेल्फ के लिए काम ना करके अदर कंट्री के लिए काम करती थी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी। जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी वो क्या करती थी? वो अपने लिए काम नहीं करती थी। जो इकोनॉमी के अंदर चीजें होती थी ना, वो इस तरीके से होती थी कि इंडिया चाहे डेवलप हो या ना हो, लेकिन इंग्लैंड उससे डेवलप जरूर होगा, तो उसको हम क्या बोलते थे? कॉलोनियल इकोनॉमी। वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश इंस्टेंट ऑफ आवर सेल्फ। दूसरा क्या है? सेमी फेडरल इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है? नॉट कैपिटलाइज, नॉट फेडरल। सेमी फेडरल क्या होता है? देखो, फेडरल का मतलब क्या देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। फेडरल का मतलब होता है अगर हर चीज को गवर्नमेंट ओन करती है। जैसे चाइना के अंदर होता है। चाइना के अंदर क्या है? लैंड का कोई मालिक है नहीं, किसी भी चीज का कोई भी मालिक नहीं है। कौन है उनका मालिक? उनका मालिक सिर्फ एक है, क्या? उनकी गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट हर चीज का मालिक होती है किसी कंट्री के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेडरल इकोनॉमी। अब सेमी फेडरल इकोनॉमी क्या होती है? सेमी फेडरल इकोनॉमी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट भी और कुछ पीपल्स भी, यानी कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं वो भी अगर मालिक होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी फेडरल इकोनॉमी बोलते हैं। यानी कि नॉट कैपिटलाइज, यानी कि कुछ प्राइवेट लोग, एंड नॉट फेडरल, यानी कि कुछ गवर्नमेंट ओन करती थी हमारी इकोनॉमी के अंदर। गवर्नमेंट क्या ओन करती थी? लैंड गवर्नमेंट ओन करती थी। जैसे ब्रिटिश होती थी, ईस्ट इंडियन कंपनी थी, वो क्या करती थी? आर्मी वो ओन करती थी। बहुत सारी चीजें जो वो ओन करती थी, और बहुत सारी चीजें जो हम भी ओन करते थे। इसके बाद क्या है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? वो इकोनॉमी जो ना तो ग्रो हो रही है और सिर्फ कांस्टेंट है। एक इकोनॉमी जो या तो कांस्टेंट है या फिर डाउनफॉल हो रही है, यानी कि नीचे गिर रही है। एक इकोनॉमी जो ऊपर बढ़ रही है उसको हम क्या नहीं बोलते? उसको हम नहीं बोलते सेगनेंट इकोनॉमी। सेगनेंट इकोनॉमी हम किसको बोलते हैं? या तो कोई इकोनॉमी जो कांस्टेंट है या फिर जो नीचे गिर रही है। तो हमारी इकोनॉमी क्या थी? हमारी इकोनॉमी या तो कांस्टेंट थी या फिर कभी कभी वो नीचे गिरती थी। इकोनॉमी विच डोंट ग्रो और ग्रोइंग विद लो रेट, यानी कि लो रेट से ऊपर बढ़ती थी। यानी कि इसका मतलब पूरी दुनिया अगर हमसे तेज आगे बढ़ रही है तो क्या हो रही है? हमारी इकोनॉमी एक तरीके से नीचे ही गिर रही है। इसके बाद क्या था? बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी क्या थी? बहुत
बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी, यानी कि हमारे अंदर क्या था, लो पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम थी वो लो थी, कभी कभी तो ₹2 एंड ₹3 पर पर्सन भी थी, इतनी कम भी थी हमारी पर कैपिटा इनकम। और क्या था, लो लिटरेसी रेट, यानी कि लोग क्या थे, लोग कम पढ़े लिखे थे। कंट्री ऑफ विलेज, हमारे इंडिया को क्या कहा जाता था, कंट्री ऑफ विलेज, यानी कि जो मेजर सिटीज थी वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कम थी। डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री, हमारी जो कंट्री थी वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट थी, सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, इंग्लैंड के ऊपर डिपेंडेंट थी। रूरल एंड एग्रीकल्चर इन कैरेक्टर, यानी कि हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत कम था, एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो बहुत ज़्यादा था। इसके बाद डिप्लेटेंट इकोनॉमी, डिप्लेटेंट इकोनॉमी क्या होती है, नो अरेंजमेंट वाज मेड टू रिप्लेस द डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट जैसे मशीन हो गया, ये मशीन 5 साल तक चल गई, अब 5 साल के बाद हमें दूसरी मशीन खरीदनी पड़ेगी, यानी कि न्यू मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो न्यू मशीन को खरीदने के लिए हमको क्या चाहिएगा, हमको पैसे चाहिएगा। अब ये जो पैसा है ना एकदम से तो हमारे पास नहीं आ जाएगा, ये जो 5 साल यहां पर हुए हैं उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस पैसे को हमें करना पड़ेगा अरेंज। तो इस 5 साल में ना हमें इस पैसे को अरेंज करना पड़ेगा जिससे कि 5 साल बाद हम क्या खरीद सकें, एक नई मशीन खरीद सकें। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या थी, वो तो हमारे बारे में सोचती नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पैसे को अरेंज नहीं किया। इसी को बोलते हैं डेप्रिशिएंट इकोनॉमी, यानी कि जो इकोनॉमी, वो वाली इकोनॉमी जिसके अंदर जो एसेट हैं उनके जब वो खत्म हो जाएंगे, वो बेकार हो जाएगी, तो उसकी जगह नई एसेट खरीदने के लिए पैसे अरेंज नहीं किए जाते, उस इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, डेप्लीटेड इकोनॉमी। इसके बाद क्या आता है, डिपेंडेंट इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री, हमारी क्या थी, इकोनॉमी दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट थी। डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी, डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी यानी कि डिवाइड, जो इकोनॉमी दो चीजों में डिवाइड हुए, हमारी क्या था, हमारा यूनाइटेड इंडिया था। यूनाइटेड इंडिया कौन से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो बन गया इंडिया, एक क्या बन गया, एक बन गया पाकिस्तान। तो ये जो कोई भी इकोनॉमी अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी। अब देखते हैं इस चैप्टर का टॉपिक 3 जो कि है स्टेट ऑफ मेजर इकोनॉमिक सेक्टर। जो भी इकोनॉमिक सेक्टर थे, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर था या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर था, फॉरेन सेक्टर था, ये जितने भी सेक्टर थे ये कौन सी पोजीशन पे थे, कब, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, यानी कि 15 अगस्त 1947 के अंदर। सबसे पहले स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर देखते हैं क्या था। स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट अभी हमने देखा जो इकोनॉमी कांस्टेंट रहती है या फिर बहुत ज्यादा नीचे गिरती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं। सबसे पहले तो डिक्लाइन, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो डिक्लाइन हो रहा था। जो लेबर थी 72% ऑफ टोटल लेबर इन द कंट्री किसके अंदर काम करती थी, एग्रीकल्चर के अंदर काम करती थी। जो नेशनल इनकम थी इंडिया की, एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें कितना कंट्रीब्यूट करता था, 58.7% क्या करता था, एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता था किसमें, टोटल नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में। मोर सेल्फ कंजम्पशन गुड्स ऑफ फूड क्रॉप, यानी कि फूड क्रॉप जो थी वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए लोग उगाते थे। जैसे जो एक फार्मर है, वो फार्मर क्या करता है ना, वो फार्मर वीट उगाता है, ये फार्मर क्या करता है, ये वीट उगाता है, वीट यानी कि गेहूं उगाता है। ये इस गेहूं को ना मार्केट के अंदर नहीं बेचता, ये इस गेहूं को मार्केट के अंदर नहीं बेचता, ये केवल इसका सेल्फ कंजम्पशन करता है। तो बहुत सारे लोग ना ऐसा किया करते थे, लोग ना मार्केट के अंदर अपने गुड्स को बेचते ही नहीं थे, जो भी वो उगाते थे वो उसको वो खुद ही कंज्यूम कर लेते थे। ऐसी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ करता था। लिमिटेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी वो बहुत कम थी। जमींदार सिस्टम इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, हमारी नहीं थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सारी की सारी लैंड ओन करती थी और जो इंडियंस थे वो क्या करते थे, एज अ लेबर वहां पे काम करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जितनी भी इंडिया की लैंड है ना वो सारी की सारी कौन ओन करेगा, वो करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे ओन करेगी और जो इंडियंस है वो क्या करेंगे, वो इस लैंड के अंदर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ऐसा उन्होंने किया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ। और क्या क्या चीजें की, एग्रीकल्चर सेक्टर किस हालत में था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा कम था एग्रीकल्चर के अंदर। यानी कि अगर हमारी 1 एकड़ लैंड के ऊपर 100 kg के वीट उगने चाहिए तो कितने उग रहे थे, केवल 50 kg के वीट उग रहे थे। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, जैसे इंडिया वाले क्या बोलते थे ना, हम अंग्रेजों को अपना सामान नहीं बेचेंगे, तो अंग्रेज क्या करते थे, उन्हें फोर्स करते थे कि आप हमें
अपना सामान बेचो, यानी कि अपना रॉ मटेरियल बेचो। इसके बाद हैवी डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, जो वाटर था ना, देखो फार्मर को सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वाटर चाहिए। उनके खेतों में क्या होना चाहिए, पानी आना चाहिए। लेकिन पानी के लिए क्या चाहिए, पाइपलाइंस चाहिए। अंग्रेज तो कुछ भी डेवलप करते ही नहीं थे, तो क्या होता था, पाइपलाइंस नहीं थी। जो फार्मर के अंदर फार्म में यानी कि खेतों के अंदर पानी आना चाहिए वो नहीं आ पाता था, इसीलिए जो फार्मर थे वो रेनफॉल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए थे। इसके बाद क्या था, लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप, यानी कि जमींदार सिस्टम था। अब जमींदार सिस्टम के अंदर क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ओन करती थी सब कुछ, और जो इंडिया थे वो लेबर करती थी। अब जिसकी ओन है, जो लैंड को ओन करता है, वो अपने हिसाब से उसके ऊपर खेती करवाएगा। तो ये क्या कहते थे अंग्रेज कहते थे कि तुम इंडिगो उगाओ, तुम वीट मत उगाओ। अब इंसान क्या कर रहा है, इंसान भाई वीट उगाएगा, उसे खाने के लिए चाहिए ना सबसे पहले। वो क्या कहते थे ब्रिटिश की, तुम वीट मत उगाओ, भूखे मर जाओ चाहे, लेकिन तुम क्या उगाओ, इंडिगो उगाओ। इंडिगो क्या होता है, एक नीले कलर का होता है जो जीन्स वगैरह में यूज होता है। तो अंग्रेजों को उसकी जरूरत होती थी, तो वो क्या कहते थे, ब्रिटिश फोर्स इंडिया टू ग्रो इंडिगो, इंडिगो उगाने के लिए कहते थे वो एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया के अंदर हो रहा था, यानी कि जो इंडिया की इंडस्ट्री थी ना वो कम होती जा रही थी। जैसे जो इंडिया के अंदर इंडस्ट्री थी वो क्या हो रही थी, वो रिड्यूस हो रही थी। मतलब इंडिया के अंदर और इंग्लैंड, इंडिया क्या करता था, इंडिया इसे भेजता था और इंडिया इससे लेता था। क्या भेजता था, इसे भेजता था रॉ मटेरियल। और अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज इंग्लैंड में उस रॉ मटेरियल से क्या बनाते थे, फिनिश्ड गुड्स बनाते थे, और उस गुड्स को क्या भेजते थे, इंडिया में भेजते थे। अब क्या होता था, जो इंग्लैंड में अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो इंग्लैंड का क्या होगा, इंग्लैंड की जीडीपी क्या होगी, जीडीपी ग्रो होगी। तो क्या हुआ, इंडिया के अंदर से जो रॉ मटेरियल था, अब अगर रॉ मटेरियल इंडिया के अंदर से जाएगा, रॉ मटेरियल इंडिया के अंदर से जाएगा तो इंडिया की क्या होगी, जीडीपी कम होगी। रॉ मटेरियल जा रहा है और फिनिश गुड्स आए जा रही है, तो इंडिया की जीडीपी कम होती चली जाती थी। और इंग्लैंड की जीडीपी क्या थी, इंग्लैंड की जीडीपी ज्यादा होती चली जाती थी। तो क्या होता था, जो हमारी इंडिया की इंडस्ट्रीज है ना, इंडिया की इंडस्ट्रीज जो है उन्हें तोड़ फोड़ दिया जाता था, उन्हें खत्म कर दिया जाता था, और जिसको हम बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अंग्रेज ये इसीलिए करते थे जिससे कि हम इंग्लैंड से ज्यादा सामान खरीदें और इंग्लैंड की क्या हो, जीडीपी अपने आप ग्रो हो। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि एक्सपोर्ट क्या किया जाता था, रॉ मटेरियल, और इंपोर्ट क्या किया जाता था, फिनिश्ड गुड्स। इसके बाद वेरी फ्यू मॉडर्न इंडस्ट्री, जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी वो भी क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जैसे जो प्लांट एंड मशीनरी प्रोड्यूस करती है या फिर बिल्डिंग्स बनाती है, बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब क्या थी, ये बहुत ज़्यादा कम थी इंडिया के अंदर। इसके बाद लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का बहुत लिमिटेड रोल था। अभी मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर क्या था, इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल कुछ भी थी नहीं, कुछ भी इंडिया के अंदर बनता ही नहीं था। तो इंडिया के अंदर क्या हुआ, ये जो पब्लिक सेक्टर है इसका सबसे कम ज्यादा रोल हो गया, और जो गवर्नमेंट सेक्टर है यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रोल बढ़ गया। उसका रोल क्यों बढ़ गया, क्योंकि वही सारे के सारे फिनिश्ड गुड्स इंडिया में लाके सेल करती थी। इसके बाद ब्रिटिश मैनेज टू अपॉइंट एज अ एजेंट, जितनी भी इंडिया के अंदर थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज थी, सपोज 100 थी, 100 इंडस्ट्रीज में से 8 इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर रह गई थी। अब 8 इंडस्ट्रीज को कौन कंट्रोल करेगा, इन्हें इंडियंस कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। इनको कौन कंट्रोल करता था, इनको BRITI ब्रिटिश एजेंट, इनको कौन कंट्रोल करता था, इन 8 इंडस्ट्रीज। जो एक तो इंडस्ट्रीज रह ही कम गई और जो बची कुछ रह भी गई ना, उनको भी कौन कंट्रोल करता था, उनको भी ब्रिटिश एजेंट कंट्रोल करता था। क्यों कंट्रोल करते थे, ब्रिटिश एजेंट इसीलिए कंट्रोल करते थे जिससे कि वो नजर रख सके इंडिया वालों के ऊपर कि ये कर क्या रहे हैं। उसके बाद लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी के अंदर क्या था, बहुत ज्यादा लो कंट्रीब्यूशन था इंडियन इंडस्ट्रीज का। हमने अभी भी देखा कि एग्रीकल्चर क्या था, एग्रीकल्चर 58.7% कंट्रीब्यूट करता था किसके अंदर, जीडीपी के अंदर। तो जो बचा हुआ है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना कम करता था, बहुत ज्यादा कम करता था। इसके बाद देखते हैं कि फॉरेन ट्रेड का क्या था। देखो यार, सब चीजें बेकार होती थी, लेकिन जो फॉरेन ट्रेड थी ना वो इंडिया की बहुत अच्छी थी। कैसे, अभी देखते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी कि रॉ मटेरियल इंग्लैंड भेजना, इंग्लैंड से फिनिश्ड गुड्स मंगाना, ये चीज हमारे अंदर खराब थी बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रेड के अंदर। इसके बाद मोनोपोली थी, इन मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इन हैंडीक्राफ्ट गुड्स। देखो इंग्लैंड में क्या होता था ना, इंग्लैंड में सारा का सारा सामान, यहां पे समझा रहा हूं, जो इंग्लैंड में सामान था वो किससे बनता था, वो मशीन से बनता था। और जो इंडिया था ना, इंडिया के अंदर जो सामान था वो बनता था हैंड्स से। तो इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे ना, जो हैंड से बनाते थे, इंग्लैंड वाले क्या कर रहे थे, इंग्लैंड वाले उसको कॉपी नहीं कर पा रहे थे,
उसकी क्या नहीं कर पा रहे थे, कॉपी नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो मशीन से बनाते थे। इंडिया के वाले किससे बनाते थे? हैंड से बनाते थे। तो जो फॉरेन मार्केट था ना, फॉरेन मार्केट था, उसके अंदर जो ये इंडिया के हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए जो हमारा फॉरेन ट्रेड था ना, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। फॉरेन में हम क्या करते थे, अपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स को क्या करते थे, भेजते थे, और इसीलिए हमारा सरप्लस आता था, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा था और इंपोर्ट क्या था, इंपोर्ट कम था। हम बाहर से माल मंगाते कम थे और जो भेजते थे वो ज़्यादा भेजते थे। तो फॉरेन ट्रेड हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा था इन ब्रिटिश रूल ऑल्सो। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? रोड, बिल्डिंग्स वगैरह। तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, रेलवे को डेवलप किया। कितना डेवलप किया? 50,100 किलोमीटर क्या किया, रेलवे को डेवलप किया। उसके बाद उन्होंने रोड्स भी बनवाए। कितने रोड्स बनवाए? 400 किलोमीटर। फिर पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी उन्होंने हमें बताया कि इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ होता है, इसको भी लगाओ। जैसे कि कोल से हमारी कितनी इलेक्ट्रिसिटी आती थी? 57.1%। बाकी 37.1% किससे आती थी? ऑयल और गैस से। और बाकी 5.8% किससे आती थी? वाटर से। वाटर जैसे डैम वगैरह से जो इलेक्ट्रिसिटी आती थी, वो सब कुछ। इसके बाद लो इरिगेशन। लो इरिगेशन यानी कि देखो, अभी मैंने आपको बताया जो फार्मर होते हैं उनको अपने फार्म्स के अंदर क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। उसके लिए उन्हें कुछ क्या चाहिए? वाटर पहुंचाने के लिए चाहिए पाइपलाइंस। ये पाइपलाइंस क्या थी? इंडिया के अंदर नहीं थी। और वाटर पहुंचाने को क्या बोलते हैं? इरिगेशन हम बोलते हैं। ये इरिगेशन क्या था? बहुत लो था, यानी कि पानी फार्म्स तक बहुत ज़्यादा कम पहुंच पाता था। इसीलिए क्या थी, रेनफॉल के ऊपर इंडिया वाले क्या थे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। उसके बाद लो हेल्थ फैसिलिटी, यानी कि हॉस्पिटल वगैरह क्या थे, बहुत ज़्यादा कम थे। किसके अंदर? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद देखते हैं डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा था। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे कि पॉलिटिक्स वगैरह या बर्थ रेट, पॉपुलेशन वगैरह वगैरह। ये क्या था? कॉन्टिन्यूस ग्रोथ इन पॉपुलेशन। जो हमारी पॉपुलेशन वो क्या थी, वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही थी। हाई बर्थ रेट, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग पैदा हो रहे थे। और हाई डेथ रेट, यानी कि डेथ रेट भी क्या था, बहुत ज़्यादा था। यानी कि इंडिया के अंदर जो बच्चे पैदा होते थे ना, कभी कभी 1 साल भी नहीं जी पाते थे। क्यों? क्योंकि डेथ रेट इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कम था। उसके बाद लो लिटरेसी रेट। लो लिटरेसी रेट यानी कि इंडिया वाले ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, और जो फीमेल्स थी वो तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं होती थी। ये उसके बाद क्या था? पुअर हेल्थ फैसिलिटी, यानी कि हेल्थ फैसिलिटी बहुत कम थी, हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत कम थे। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, यानी कि जो पॉवर्टी थी इंडिया के अंदर, गरीबी थी, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा घूम चुकी थी, बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद क्या आता है लास्ट, जो कि है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। जो हमारी लेबर थी, जो लोग थे, वो कहाँ पर काम करते थे। प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन लेबर। प्राइमरी सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर। अभी हमने एग्रीकल्चर के अंदर ये चीज़ पढ़ी है कि एग्रीकल्चर के अंदर कितनी थी? एग्रीकल्चर के अंदर 72% लेबर काम करती थी। यानी कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम करते थे? सबसे ज़्यादा लोग काम करते थे प्राइमरी सेक्टर के अंदर। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा है प्राइमरी सेक्टर कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर सेक्टर। और दूसरा क्या हुआ? रीजनल डिस्पैरिटी हुई। रीजनल डिस्पैरिटी यानी कि किन्हीं किन्हीं स्टेट पे तो इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा हो गया था और कहीं कहीं पर एग्रीकल्चर ज़्यादा हो गया था। जैसे तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल। इसमें क्या हुआ था? इसमें इंडस्ट्रियल क्या हो गई थी? इंक्रीज हो गई थी। उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, इसमें क्या हुआ था? इसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी थे, जैसे इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट किया। कैसे? कमर्शियलाइजेशन कर दिया। लोग क्या करते थे? लोग केवल अपने लिए क्रॉप्स को उगाते थे। उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश ने बताया कि थोड़ा सा ना तुम क्रॉप्स को ज़्यादा उगा सकते हो और मार्केट के अंदर बेच के थोड़ा सा पैसा उससे कमा सकते हो। तो उन्होंने क्या किया? हमारी क्रॉप्स को क्या किया? कमर्शियलाइजेशन किया। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या किया? कमर्शियलाइजेशन किया, जिससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा सा फायदा हुआ। उसके बाद बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट बनाए, जैसे रेलवे बनाए, रोड्स बनाए, जिससे कि हम ट्रांसपोर्टेशन में आसानी कर पाते थे। चेक ऑन फेमिनीज। फेमिनीज जैसे फूड सप्लाई। अब कुछ कुछ एरिया ना इंडिया के अंदर ऐसे थे जहां पे बहुत ज्यादा माउंटेन थे, जैसे लद्दाख। लद्दाख का जो एरिया था ना, इसके अंदर माउंटेन्स बहुत ज्यादा थे। तो यहाँ पे जो फूड्स है ना, फूड जैसे वीट हो गया या वेजिटेबल्स हो गया, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे खेत नहीं होते, यानी कि फार्म्स नहीं होते। वहाँ पे खेती के लिए तो कोई ज़मीन है नहीं, सारी जगह माउंटेन माउंटेन है, रूखे माउंटेन है, हरे माउंटेन भी नहीं है। तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे फूड्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती थी। तो ब्रिटिश ने क्या किया? वहाँ पे फूड पहुँचाना अच्छा स्टार्ट किया, जिससे कि हमारे वहाँ के लोगों ने भी सर्वाइव करना अच्छे से स्टार्ट कर दिया। इसके बाद शिफ्ट इन मॉनेटरी इकोनॉमी। मॉनेटरी इकोनॉमी जैसे पहले इंडिया के अंदर क्या होता था ना, इंडिया के अंदर जैसे एक इंसान है,
इसके पास वीट है कितना, 1 kg, और ये दूसरा इंसान है, इसके पास क्या है, राइस है 1 kg। तो इंडिया वाले क्या करते थे, इंडिया वाले बोलते थे कि तू मुझसे वीट ले ले, मुझे अपने राइस देते। तो इस ऐसा सिस्टम फॉलो करते थे। इस सिस्टम को हम क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। इस सिस्टम को हम क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम, हम इस सिस्टम को बोलते थे। उन्होंने बोला कि अरे यार तुम ऐसा क्यों करते हो, एक काम स्टार्ट करो ना, तुम अगर तुमको वीट चाहिए या वो चाहिए तो तुम एक काम करो, इसके बीच में मनी लाने लगो। अगर तुमको ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए और तुमको भी ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए तो तुम क्या करो, यहाँ पे बीच में ले आओ मनी। तो इसको क्या हुआ, बार्टर सिस्टम को हमारे किसने रिप्लेस किया, बार्टर सिस्टम को मनी सिस्टम ने रिप्लेस किया। तो ब्रिटिश ने क्या किया, हमारे जो बार्टर सिस्टम था उसको क्या किया, रिप्लेस किया मनी सिस्टम के साथ। इसके बाद लास्ट आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पॉलिटिक्स के बारे में भी हमें जानकारी थी। पहले क्या होता था, पहले एक राजा होता था और सारी की सारी प्रजा होती थी, लेकिन फिर क्या हुआ, हमारे यहाँ इलेक्शंस होने लगे, पॉलिटिक्स जो थी वो थोड़ी थोड़ी स्ट्रक्चर में शेप लेने लगी।